नमस्कार। हम लोग देख रहे थे परसेंटेज और परसेंटेज में कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बात किए हैं और अभी कुछ और रूल्स देखते हैं परसेंटेज में। जैसे अगर बात किया जाए कि अगर कोई संख्या यानी कि कोई संख्या जो है दो संख्याओं के गुणनफल पर निर्भर करता हो, कोई संख्या दो संख्याओं के गुणनफल पर निर्भर करता हो और दोनों में परिवर्तन हो रहा हो तो परिणाम में परिवर्तन मालूम करने के लिए भी एबी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोग एबी फॉर्मूला के बारे में बात किए थे, यानी कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। इसमें बात हुआ था कि अगर वैल्यू निगेटिव हो तो लॉस होगा और वैल्यू पॉजिटिव हो तो प्रॉफिट होगा। तो यदि कोई परिणाम दो संख्याओं के गुणनफल पर निर्भर कर रहा हो और दोनों संख्याओं में परिवर्तन हो रहा हो तो परिणाम में परिवर्तन मालूम करने के लिए एबी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मान लिया क्वेश्चन करे कि x में 10% की वृद्धि हो और y में x में 10% की वृद्धि हो रहा है और y में जो है वो 12% की कमी हो रहा है। a में 10% की वृद्धि हो रहा है और b में, चलिए यहाँ वृद्धि करते हैं, b में 12% की वृद्धि होता है। तो x y में क्या परिवर्तन आएगा, x y में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। तो देखिए यहाँ x में 10% वृद्धि है, y में 12% वृद्धि है, तो x y यानी कि गुणनफल में क्या वृद्धि होगा, इसको देखना है कि x y में क्या वृद्धि होगा, x इंटू y में क्या वृद्धि होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 नहीं 120 बटा 100, तो होगा 22 एक 23.2%। तो 23.2% की वृद्धि होगा। तो यहां पर देखिए कि अगर दो संख्या का गुणनफल है और गुणनफल में परिवर्तन निकालना है, वृद्धि निकालना है, तो उसके लिए भी एबी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कि अगर किसी वस्तु का मूल्य में x% की कमी हो जाए तो खर्च में कितना वृद्धि कर दिया जाए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। तो इसके लिए इंक्रीज और डिक्रीज फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो आगे देखिए फिर कि अगर किसी व्यक्ति का जो है खर्च, कोई व्यक्ति अपने आय का, कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी व्यक्ति का आय कुछ है तो उसके जो व्यक्ति जो है अपने आय का x%, अपने आय का x% किसी मद पर खर्च करता है, अपने आय का x% किसी मद पर खर्च करता है और जो शेष बचता है उसको उसका 22% दूसरे मद पर खर्च करता है और फिर जो शेष बचता है उसका z% तीसरे मद पर खर्च करता है और इसी प्रकार आगे भी खर्च करता है तो आय बराबर होगा बचत गुने 100 बटा 100 माइनस x, 100 बटा 100 माइनस x इंटू 100 बटा 100 माइनस y इंटू 100 बटा 100 माइनस z। इसमें क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने आय का x% खर्च किया, अब शेष का 22% दूसरे मद पर खर्च करेगा, फिर शेष का z% तीसरे मद पर खर्च करेगा और इसी प्रकार आगे भी खर्च करेगा, तो उसके लिए है आय बराबर बचत इंटू 100 बटा 100 माइनस x इंटू 100 बटा 100 माइनस y इंटू 100 बटा 100 माइनस z और आगे भी। लेकिन अगर बोले कि कोई व्यक्ति अपने आय का x% एक मत पर खर्च करता है
Y% दूसरे मद पर खर्च करता है, Z% तीसरे मद पर खर्च करता है। तो इसका अगर निकालना होगा बचत, तो यहां पर क्या कर देंगे कि X% प्लस Y% प्लस Z% पूरा जोड़ देंगे, और पूरा क्या हो जाएगा खर्च, और जो बाकी बचेगा वो होगा बचत। तो यहां पर देखिए हम दो एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। पहला एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, मान लिया वह व्यक्ति जो है मलाह है, वह व्यक्ति मलाह है, और जितना उसका आय होता है मछली मारने से, जितना मछली मारने से उसका आय होता है, उस आय का वो 15% जो है दवा पर खर्च करता है। 15% दवा पर खर्च करता है, बीमार आदमी हो, 15% दवा पर खर्च करता है। शेष का 30%, शेष का 30% खाना पर खर्च करता है। शेष का 30% खाना पर खर्च करता है। अब उसके पास जो है 2380 रुपया बचता है। बचत कितना है? 2380 रुपया बचता है। तो उस मलाह का आय ज्ञात करना है। उस मलाह का आय ज्ञात करना। देखिए यहां पर दवा पर खर्च कितना है? 15%। खाना पर खर्च कितना है? 30%। लेकिन शेष का, जब शेष का हो तो ए फॉर्मूला रहेगा। तो यहां आय निकालना है, तो आय बराबर बचत कितना है? 2380 रुपया। 2380 गुने 100 बटा 100 माइनस एक्स, यानी कि 85 इंटू 100 बटा 100 माइनस 22, यानी कि 70 हो जाएगा। 100 में से 30 जाएगा 70। अब इसको काटना है आपको। देखिएगा 17 पचे 85 और 20 पचे 100। सुना कट गया। 17 से काटिए, 23 7 से काटते हैं। 7 21, कितना बच गया? 2। 7 चौक 28, 0 340। 17 दूनी 34, 20 20 20 400, यानी कि 40,000, चलिए 4,000। तो वो मलाह का जो आय है कितना है? 4,000। तो 4,000 आय निकला। यहां पर ध्यान देना है कि जब शेष का बात करें तब उसके इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर एग्जाम्पल इस तरह हो, और उसी एग्जाम्पल समझिए कि अगर उसी महिला की बात करें और उसका आय निकालना हो, तो बात है कि वह व्यक्ति, वह मलाह जो है अपने आय का इस बार जो अपने आय का 20% खर्च करता है खाना पे, 10% खर्च करता है पढ़ाई पे, 35% खर्च करता है दवा पे, 5% खर्च करता है कपड़ा पे। अगर यहां पर शेष का ना बोले, लगातार खर्च कर रहा है, तो ये देखिए अपने आय का इतना खर्च कर रहा है। तो देखिए कितना खर्च कर दिया है? 20%, 10 30%, 30 30 60 5 65% और 5 70%। 65% नहीं है, 70% है, कंफ्यूज मत होइएगा। 70%, तो 70% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो कहता है कितना खर्च करता है, और उसके बाद इसके पास जो है 300 रुपया बचता है। बचत कितना है? 300 रुपया। तो उस मलाह का आय ज्ञात करना है। तो 70% खर्च कर दिया, तो बचत कितना है? 30%, और 30% बचत है, तो है कितना? 300। तो 30% का मतलब 300, तो आय निकलेगा 100% का मतलब 1000, सॉरी 1000 उसका आय होगा। आय कितना है उसका? 1000। तो यहां पर अंतर दोनों में है कि जब खर्च करने के बाद शेष राशि का खर्च करता है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है, और लगातार खर्च करता है तो उसके लिए अलग है। अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज में, प्रतिशत में ही चुनाव संबंधी प्रश्न भी आता है। चुनाव संबंधी, जैसे किस चुनाव में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई, जिसमें एक प्रत्याशी को 55% मत प्राप्त हुआ,
और वह जो है 12,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो दो प्रत्याशी के बीच टक्कर हुआ, दो प्रत्याशी है, अगर एक प्रत्याशी जो जीत रहा है उसको 50% से अधिक मत मिलेगा तो ही जीतेगा। अगर मान लिया जाए कि एक प्रत्याशी को 55% मत प्राप्त होता है, तो जब 55% मत प्राप्त हुआ है तो वो चुनाव जीतेगा। इसका मतलब है कि जो प्रत्याशी हार रहा है उसको 45% मत प्राप्त होगा। कब? जब चुनाव में सारे मत जो है वैध है, वैध मत है, तो क्योंकि यहां पर वैध और अवैध मतों की बात नहीं किया। सिंपल क्वेश्चन है कि चुनाव में एक प्रत्याशी को 55% मत प्राप्त होता है और वह जो है चुनाव जो है 12,000 मतों से जीत जाता है। ये जो है चुनाव जीत चुका है 12,000 मतों से। तो यहां पर ध्यान देना है कि जब उस प्रत्याशी को 55% मत प्राप्त हुआ है, इसका मतलब दूसरे प्रत्याशी को 45% मत प्राप्त हुआ होगा। अब दोनों के मतों में अंतर कितना है? 10% का, और यही 10% क्या होगा? 12,000। तो 10% बराबर क्या होगा? 12,000। तो पूछता है कि चुनाव में मत कितना था, तो कुल मतों की संख्या निकालेंगे 100%, तो हो जाएगा 1,20,000। कुल मत कितना हो गया? 1,20,000। तो यहां पर सिंपल क्वेश्चन अगर बात करें तो चुनाव में दो प्रत्याशी की बात करेगा, जिसमें एक प्रत्याशी को इतना मत मिलेगा, चुनाव हार जाएगा। अगर कोई प्रत्याशी चुनाव हार रहा है, इसका मतलब है कि उसको 50% से कम वोट मिला होगा। अब इसमें ही और बात करता है कि चुनाव में इतना परसेंट मत जो है अवैध थे, इतना परसेंट वैध मत था। तो अगर ऐसा बात करें, मान लिया क्वेश्चन करता है किसी चुनाव में केवल दो प्रत्याशी हैं, जिसमें प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिला। 62% वैध मतों का कितना परसेंट मिला? वैध मतों का 62% मत मिला, और वह 144 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। चुनाव में वैध मतों की कुल संख्या 144 मत से जीता है। यहां पर देखिएगा, बोले हैं कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशियों के बीच टक्कर हुई, जिसमें एक प्रत्याशी को वैध मतों का 62% मत मिला और वह 144 मत से चुनाव जीत गया। अच्छा, यहां पर वैध मत, कितना मत अवैध है, इसका चर्चा नहीं किया है। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि कुल मतों की संख्या क्या है, तो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। यहां पर कुल वैध मत ही ज्ञात होगा। तो यहां पर कुल वैध मत ही ज्ञात होगा, क्योंकि यहां पर कितना परसेंट मत अवैध है, इसका बात नहीं किया है। तो जब 62% मत जीतने वाले प्रत्याशी को मिला है, इसका मतलब है कि हारने वाले प्रत्याशी को, यहां देखिए 50 से 12 अधिक है, इसको 12 कम मिला होगा, तो कितना मिला होगा? 38% मिला होगा। तो मतों का अंतर कितना है? 24%। और मत का अंतर कितना रहा? 144। तो 24% बराबर 144। तो 100% की बात करें तो 100% का होगा 144/24 गुने 100। 144/24 गुने 100। अब यहां पर आपको काटना है 6 चौ 24, 25 चौ 100, फिर 6 दूनी 12 और 6 चौ 24। यहां गुना कीजिए 25 चौ 100, 25 दूनी 50, 50 और 10 60, यानी कि 600। तो कुल वैध मतों की संख्या 600 है। लेकिन अगर इस प्रश्न में पूछ देता कि कुल मतों की संख्या कितना है, तो कुल मत ज्ञात नहीं कर पाते, कहते आंकड़ा अपर्याप्त है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में कितना मत अवैध है इसका चर्चा नहीं किया गया। अगर क्वेश्चन और बताए इसी में
कहता कि किसी चुनाव में जो है 20% मत अवैध पाए गए, 20% मत जो है अवैध है, और एक प्रत्याशी को वैध मतों का, ए को मान लिया कि ए को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ, वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ, और वह 7200 मतों से चुनाव जीत जाता है। वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ और वह 7200 मतों से यानी 7200 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो इस चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। इसमें कुल मत पूछ रहा है, क्योंकि यहां पर कितना मत अवैध है दिया हुआ है, तो यहां पर कुल मत निकाल सकते हैं। देखिए पहले तो निकलेगा कुल वैध मत। जब इसको 55% ए को प्राप्त हुआ है, इसका मतलब है कि बी को प्राप्त हुआ होगा 45%, दूसरे व्यक्ति को कितना मिला होगा 45%। मतों का अंतर 10% है, मतों का अंतर 10% बराबर 7200। तो यहां पर 100% जो निकलेगा वो निकलेगा कुल वैध मत। तो यहां पर निकालेंगे पहले वैध मत, तो वैध मत 100% निकालेंगे तो हो जाएगा 72,000। ये 72,000 जो है ये वैध मत है कितना 80%, क्योंकि 20% मत जो है अवैध है। तो 72,000 बराबर हो जाएगा 80%। फिर निकालेंगे कुल मत, तो कुल मत फिर निकलेगा 100%। तो 100% कितना हो जाएगा 72,000 बटा 80 गुने 100, तो 0 कट जाएगा, 9 × 72, तो 9 यानी हो जाएगा 90,000। तो यहां पर देखिए कुल मत हो जाएगा 90,000। कुल मत कितना होगा 90,000। तो यहां पर अगर अवैध मत देगा तो कुल मत निकलेगा, अगर मत अवैध कितना परसेंट है नहीं देगा तो वहां पर हमारा उत्तर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें और किस तरह क्वेश्चन करता है परसेंटेज में। पिछली बार हम बताए थे 10% इक्वल चेंज है तो परिवर्तन क्या होगा, ऑलवेज लॉस था। अलग अलग परिवर्तन दे रहा है तो उसके लिए जो है ए बी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कुछ और अन्य प्रकार के अन्य टाइप के बारे में, देखिए और टाइप है इसमें, किसी वस्तु के मूल्यों में X% की कमी हो जाए और कोई आदमी 22 रुपया लेकर गया है और Z kg अधिक वस्तु खरीदता है, तो वस्तु का प्रति केजी घटा या बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। प्रति केजी घटा या बढ़ा मूल्य ज्ञात, सुनिएगा फिर से। किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी या वृद्धि हुआ है, मालूम नहीं, X% की कमी या वृद्धि हुआ है और कोई आदमी 22 रुपया में Z kg अधिक या कम वस्तु खरीदता है, तो उस वस्तु का प्रति केजी घटा या बढ़ा मूल्य ज्ञात कर। देखिएगा अगर वस्तु के मूल्य में X% की कमी होगा, तो व्यक्ति 22 रुपया में Z kg अधिक वस्तु खरीदेगा। अगर X% की वृद्धि होगा मूल्य में, तो 22 रुपया में जो है Z kg कम खरीदेगा। तो यहां पर है घटा या बढ़ा मूल्य बराबर, तो X% गुने 22/Z, यानी कि 22/Z का X%। कितना रुपया में खरीदा है 22 रुपया में, 22/Z का X%। घटा या बढ़ा मूल्य दोनों निकलेगा। कहा किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी होने पर या वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 22 रुपया में Z kg अधिक या कम वस्तु खरीदता है, तो उस वस्तु का घटा या बढ़ा मूल्य बराबर 22/Z का X%। अगर एग्जांपल दे कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गया, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गया,
तब जब कमी होगा तो ए अधिक खरीदेगा। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति 77 रुपया में, एक व्यक्ति 77 रुपया में 77 रुपया में जो है 3.5 kg अधिक चावल खरीदता है। 3.5 kg अधिक चावल खरीदता है। तो चावल का घटा मूल्य ज्ञात करें, चूंकि मूल्य में कमी हुआ है तो घटा मूल्य ज्ञात करें। तो चावल का घटा मूल्य बाई बटा जेड गुने x%। तो यहां बाई कितना है, बाई है x 77 बटा 3.5 इंटू x% यानी कि 20 बटा 100। 20 बटा 100 तो यहां हुआ 20 पचे 100। यहां पर अगर मान लिया जाए कि यहां से पॉइंट हटा दे और यहां पॉइंट बैठा दे तो होगा 35 दूनी 70 और फिर 35 दूनी 70, फिर 5 से काटिए, 5 चौके 20 और फिर 5 चौके 20, यानी कि घटा मूल्य है 4 रुपया 40 पैसा प्रति केजी। 4 रुपया 40 पैसा प्रति केजी। एक एग्जाम्पल और समझिए, अगर मान लिया जाए कि चीनी के मूल्य में 40% की यहां पर कमी था, अगर चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए और कोई व्यक्ति जो है 60 रुपया में 6 केजी कम चीनी खरीदे, 600 रुपया में 600 रुपया में 6 केजी कम चीनी खरीदे, तो चीनी का बढ़ा मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। चीनी का बढ़ा मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। यहां पर चीनी का बढ़ा मूल्य कितना है, 40% है और 600 रुपया में 6 केजी चीनी कम खरीदा रहा है इस बार। तो यहां पर क्या होगा, बाई बटा जेड 600 बटा 6 गुने 40%। यहां 2 सुना कट गया, 6 कट गया, हो जाएगा 40 रुपया प्रति केजी। तो चीनी का बढ़ा मूल्य कितना जाएगा, 40 रुपया प्रति केजी। अगर इसी तरह के प्रश्न में पूछे कि चीनी का पहले का मूल्य ज्ञात करें, पहले का मूल्य ज्ञात करें, तो देखिएगा कि यहां पर 40 रुपया प्रति केजी जो आ रहा है बढ़ा मूल्य, ये 40% बढ़ने का बाद आ रहा है। इसका मतलब कि 140% बराबर है 40 रुपया, है ना। तो यहां निकल जाएगा 100%, तो चीनी का पहले का मूल्य निकल जाएगा। यहां पर जो देखे थे हम लोग कि 4 रुपया 40 पैसा जो है वो 20% घटने के बाद आ रहा था, यानी कि 80% का वैल्यू कितना है 4.4, यहां भी निकलेगा 100%, तो पहले का मूल्य भी इस पे निकल जाएगा। अब बात के थे कि देता है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इतना अंक प्राप्त करना था, तो उस तरह का प्रश्न देखिएगा। फिर जैसे अगर बात करें किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक जो है x% है, x% अगर अंक मिल जाएगा तो व्यक्ति का हो जाएगा, पास हो जाएगा, परीक्षार्थी पास होगा। तो पास होने के लिए जो परसेंटेज है वो x% है और कोई व्यक्ति यानी कोई परीक्षार्थी जो है 22 अंक प्राप्त करता है, 22 अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह जो है जेड अंकों से फेल कर गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा। देखिए x% अंक चाहिए था और वह व्यक्ति 22 अंक प्राप्त करता है और जेड अंक से फेल कर जाता है, 22 अंक प्राप्त करता है और वह जेड अंक से फेल कर जाता है। तो अगर उसको x% पूरा आता तो पास करता। तो यहां देखिए उसको मिला है 22 नंबर, तो 22 नंबर x% नहीं है, अगर इसमें जेड को जोड़ देंगे तो हो जाएगा x%, तो 22 प्लस जेड, तो x% का होगा 22 प्लस जेड। जितना कम नंबर आया है उतना का निकालेंगे। अगर इसमें अधिकतम अंक की बात करें कि अधिकतम अंक कितना हो, तो अधिकतम अंक कितना होता है 100%, तो 100% करके निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए कि किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता थी। पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता
थी और उस परीक्षार्थी को 140 अंक प्राप्त हुआ। प्राप्त कितना हुआ? प्राप्तांक है 140 अंक प्राप्त हुआ और वह जो है 7 अंक से फेल हो गया। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? फेल कितना से किया? वो फेल किया 7 अंक से। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? तो परीक्षा का अधिकतम अंक निकालना है, पहले तो इसको पास करवा दीजिए। पहले पास करवाना है तो 35% में पास करवाना है। मिला कितना? 140। फेल कितना से कर रहा है? 7 नंबर से। पैरवी करा के 7 नंबर दिला दीजिए तो 35% आ गया। इसको 35% का मतलब कितना हो गया? 147। 35% का मतलब आ गया इसमें 147। अब दिखाना है इसमें कि इसका परीक्षा का जो है अधिकतम अंक कितना था। तो 35% का मतलब 147। अब परीक्षा का अधिकतम अंक होता है 100%। तो 100% निकाल लीजिए तो हो जाएगा 147 बट्टा 35 गुने 100। 147 बट्टा 35 गुने 100 तो 7 पचे 35, 20 पचे 100, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 दूनी 42। तो 420 अंक अगर प्राप्त होगा, सॉरी 420 जो है इसका कुल अंक है। परीक्षा का कुल अंक कितना है? 420। इसमें और टाइप करता है, इसमें और अलग टाइप क्वेश्चन करता है। जैसे अगर क्वेश्चन करे कि एक विद्यार्थी को x% अंक प्राप्त हुआ और वह a अंकों से फेल हो गया। x% अंक प्राप्त हुआ और a अंक से फेल कर गया। प्राप्त कितना हुआ? x%। प्राप्तांक है x%। फेल कितना से कर गया? a से। a नंबर से फेल कर गया। जबकि उसी परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी को प्राप्तांक हो रहा है, प्राप्तांक है 22%। उसी परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी को 22% अंक मिल रहा है, लेकिन वह जो है प्राप्तांक न्यूनतम प्राप्त अंक से जो है 20 अंक अधिक लाया। ये जो है 22 से फेल किया, ये कितना अधिक लाया? ये जो है 20 अंक अधिक लाया। 20 अंक अधिक लाया। पहला परीक्षार्थी को x% अंक मिल रहा है, लेकिन a नंबर से फेल कर जा रहा है। दूसरे परीक्षार्थी को 22% मिल रहा है, लेकिन वो पास होने से b नंबर अधिक ला रहा है। तो इसमें पूछे कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक निकालने के लिए क्या कर देंगे कि a प्लस बी बट्टा x प्लस वाई गुने 100। a प्लस बी बटा बाई माइनस एक्स बटा 100। बाई माइनस एक्स बटा 100। तो ये अगर ना भी याद रहे तो भी बन सकता है आराम से। एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं कि एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 20% अंक प्राप्त हुआ। इसे क्वेश्चन है, यहां पर 20% अंक प्राप्त हुआ और वह जो है 10 अंक से फेल कर गया। ये फेल कितना से कर रहा है? 10 नंबर से फेल कर गया। और उसी परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी को जो है 42% अंक प्राप्त हो रहा है। दूसरे को 42% अंक प्राप्त हो रहा है, जो कि पास होने के न्यूनतम अंक से 1 अंक अधिक लाया। ये अधिक कितना लाया? 1 अंक अधिक लाया। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? तो परीक्षा का अधिकतम अंक पूछेगा कि कितना है, तो इसका अगर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं a प्लस बी का, तो a प्लस बी में क्या होगा?